संध्या को हमेशा का रोना था अपनी सासू माँ को लेकर कि उन्होंने तो अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जी ली, पर मेरी जिंदगी को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही हैं। खुद तो हमेशा अपने सास ससुर से दूरी रही, पापा जी की नौकरी के कारण अपनी सारी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाई, बिना किसी के हस्तक्षेप के। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं और मेरे पति सास ससुर के साथ ही रहते हैं। खैर, संध्या के ससुर जी तो अब थे नहीं, बस सासू माँ ही थी। उसका हमेशा यही कहना था कि मम्मी जी का तो अच्छा है, अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चला ली, बिना किसी हस्तक्षेप के, और मेरा घर भी अपने हिसाब से चला रही हैं, अपने हस्तक्षेप से। आखिर मैं अपनी गृहस्थी कब चलाऊंगी अपने हिसाब से? यह वजह हमेशा कलह का कारण बनती थी। एक दिन संध्या की सासू माँ कामिनी देवी ने सोच लिया कि अब संध्या जो चाहती है, जैसा चाहती है वैसा ही होगा। मैं उसके किसी भी बात में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगी। उन्होंने संध्या से ज़्यादा कुछ बोलना बंद कर दिया। संध्या सुबह से देख रही थी कि वह अपने कमरे में चुपचाप बैठकर टीवी देख रही थी। ना वो बाहर आई, ना उन्होंने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने की कोशिश की, ना वह सुबह की चाय बनाने के लिए रसोई में आई। संध्या चुपचाप अपने कामों में लगी हुई थी और सारा काम संध्या ने अकेले कंधों पर पड़ा हुआ था। कामिनी देवी ने उसकी कोई भी मदद नहीं की। इस वजह से बच्चों का स्कूल लेट भी हो गया, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना और लाना कामिनी देवी ही करती थी। लेकिन कामिनी देवी को कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह से जल्दी जल्दी संध्या ने बच्चों को स्कूल छोड़ा और रवि को ऑफिस भेजा और बाकी घर के काम समेटने लगी। देर के बाद संध्या नहा धोकर चाय नाश्ता करने बैठी कि काम वाली आ गई, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए। रोज तो काम वाली के साथ कामिनी देवी लगकर काम करवा लेती थी, ताकि वह कोई हाथ की सफाई ना कर ले। लेकिन आज कामिनी देवी टीवी पर अपना पसंदीदा धारावाहिक देखने में व्यस्त थी और उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया। संध्या नाश्ता भी नहीं कर पाई और काम वाली के साथ उसको लगना पड़ा। काम वाली के जाने के बाद उसका नाश्ता भी पूरा ठंडा हो चुका था। बुझे मन से उसने नाश्ता किया और मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि माँ को पता नहीं क्या हो गया है। थोड़ी बहुत मदद कर देती तो क्या आफत आ जाती। पता नहीं क्या हुआ है, क्यों मुंह फुलाकर बैठी हुई है सुबह से। ना बोल रही है, ना घर पर किसी काम में मदद कर रही है। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। खैर, संध्या किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए चली गई और सब्जियां लाकर कामिनी देवी के आगे रख दी कि वह काट देगी। थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है तो खाना जल्दी बन जाता है। थोड़ी देर के बाद संध्या ने देखा कामिनी देवी ने सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाया है। वह चुपचाप सब्जियां उठाकर ले गई और खुद ही काटने लगी, बड़बड़ाते हुए। तब तक बच्चों को स्कूल से लाने का वक्त हो गया और देखा कामिनी देवी बच्चों को स्कूल से लाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई है। संध्या जल्दी से बच्चों को लेने के लिए स्कूल निकल पड़ी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि कामिनी देवी नहीं जाने वाली। बच्चे आ गए, बच्चों को खाना दिया, सासू माँ को खाना दिया। उन्होंने चुपचाप खाना खा लिया। संध्या खुद खाना खाने बैठी थी कि काम वाली दोबारा आ गई, दोपहर के बर्तन साफ करने। फिर वही हुआ, संध्या को खाना छोड़कर उसके साथ लगना पड़ा। उसके जाने के बाद संध्या अपना खाना खा पाई। दोबारा खाना पूरी तरह ठंडा हो चुका था। संध्या ने बड़बड़ाना चालू रखा। पता नहीं बिन बात के मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई है। लेकिन सासू माँ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी और अपने मस्त थी। शाम को बच्चों को ट्यूशन छोड़ने सासू माँ जाती और खुद पार्क में टहलती थी। ट्यूशन खत्म होने के बाद साग सब्जी दूध फल वगैरह लेकर बच्चों को लेते हुए घर आ जाती थी।
लेकिन संध्या ने देखा सासू माँ बच्चों के ट्यूशन के समय से आधा घंटा पहले ही टहलने के लिए निकल गई। संध्या ने बोला भी थोड़ी देर बाद निकलिए मम्मी, बच्चे भी साथ में चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चली गई। संध्या के ऊपर एक काम और बढ़ गया। अब वह बच्चों को लेकर ट्यूशन गई और जाकर रात को खाने की तैयारी करने लग गई। तभी बच्चों के ट्यूशन से लाने का वक्त हो गया, क्योंकि संध्या की सासू माँ ट्यूशन खत्म होने के पहले ही घर आ चुकी थी। संध्या ने बोला थोड़ी देर और पार्क में टहल लेती मम्मी, बच्चों को लेते हुए आ जाती। लेकिन कामिनी देवी कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। संध्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि कामिनी देवी ऐसा आखिर कर क्यों रही है। लेकिन हाँ, इतना समझ में आ रहा था कि उन्हें ऐसा करने से संध्या के ऊपर काम का बोझ काफी बढ़ गया है और वह उसे ठीक से संभाल नहीं पा रही है। भले ही घर के सारे काम संध्या करती थी, पर छोटे मोटे काम कामिनी देवी कर दिया करती थी, जिससे संध्या को काफी मदद मिलती थी। जैसे फल, दूध, सब्जी आदि मार्केट से लाना, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना, सब्जियां काटना, आटा गूंदना। हालांकि यह सब संध्या की नज़र में कुछ भी नहीं था, बल्कि कामिनी देवी का हस्तक्षेप था उसकी गृहस्थी में। लेकिन अब संध्या को समझ में आ रहा था। रात को रवि घर आ चुका था और संध्या ने अभी तक खाना नहीं बनाया था, क्योंकि वो बच्चों को लेने गई और जब तक बच्चों को लेकर आई तब तक पति भी आ गया। फिर चाय नाश्ते में लग गई। उसके बाद फिर खाना बनाते काफ़ी रात हो गई। रवि ने बोला क्या बात है संध्या, आज खाना में बनाने में बहुत लेट हो गया। संध्या ने बोला पता नहीं मम्मी को क्या हुआ है, ना कुछ बोल रही है ना ही घर के कामों में मदद कर रही है। रवि ने बोला हो सकता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो। संध्या बोली नहीं, तबीयत तो ठीक है, बस सुबह से मुंह फुलाया हुआ है, पता नहीं किस बात से। रवि बोला चलो माँ से बात करके देखते हैं। रवि और संध्या माँ के कमरे में पहुंचे और कामिनी देवी से रवि ने पूछा मम्मी क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप सुबह से संध्या से बात नहीं कर रही हैं, क्या हो गया? कामिनी देवी ने बोला बेटा हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस संध्या को हमेशा इसी बात का रोना है कि मैंने अपनी जिंदगी तो अपने हिसाब से जी ली, बिना अपनी सास के दखल अंदाजी के, क्योंकि मैं उनसे दूर रहती थी। पर बेचारी संध्या को मेरी दखल अंदाजी बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो मैंने सोच लिया कि रोज रोज की कलह से अच्छा है कि मैं अपनी दखल अंदाजी कम करूं और ऐसा माहौल बनाऊं कि इस घर में मैं हूं ही नहीं और संध्या अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाए, बिना मेरी दखल अंदाजी के। इसलिए मैंने सुबह से कुछ भी नहीं बोला और सारे काम वो खुद कर रही है अपने हिसाब से। संध्या ने बोला मम्मी मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे गुस्से में कभी कभी बोल देती हूँ। कामिनी देवी ने बोला बेटा देखो, अकेले रहने में भले ही बुजुर्गों की दखलंदाजी नहीं होती, पर सारे काम भी अकेले के ही कंधों पर होते हैं और उन्हें मैनेज करना पड़ता है। हाँ, मैंने मेरी सास की दखलंदाजी नहीं झेली, लेकिन जो आज तुम्हारा हाल हुआ है ना, पूरी जिंदगी मैंने इसी हाल में गुजारी है। किसी ने मेरी कोई मदद कभी नहीं की और तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा रही हूँ, जिससे तुम्हारी गृहस्थी चलाने में काफ़ी मदद मिल जाती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि साग सब्जी फल वगैरह मैं अपने हिसाब से लेकर आती हूँ, पैसों का महत्व समझते हुए अच्छे से तोल मोल करके, तो तुम्हें मेरी दखल अंदाजी लगती है। काम वाली को रखने से पहले मैं 100 सवाल करती हूँ, ताकि तुम्हारे ही कुछ पैसे बच जाएं और तुम्हारा कुछ नुकसान ना हो। बच्चों को ट्यूशन वगैरह छोड़ने लेने जाती हूँ तो रास्ते में उन्हें कुछ टॉफ़ी चॉकलेट दिला देती हूँ, जो तुम्हें लगता है
कि मैं उन्हें बिगाड़ रही हूँ और मेरी दखलंदाजी लगती है, तो सीधी सी बात है कि मैं चुपचाप अलग रहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर तुम यह सोचोगी कि मैंने तुम्हारी मदद भी करूं और भी तुम्हारे हिसाब से जैसा तुम चाहो अपना मुंह बंद करके, तो वह तो संभव नहीं है। तुम्हें एक ही चीज मिल सकती, या तो सास की दखलंदाजी या तो अपने हिसाब से अपनी गृहस्थी चला लो। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। संध्या ने बोला, हाँ मम्मी, मैं समझ गई हूँ और मुझे यह भी समझ में आ गया है कि अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाने में मेरा ही नुकसान ज़्यादा है। आप भले ही दखल अंदाजी करती हैं, लेकिन आप मेरी बहुत मदद कर देती हैं और हमारा काफ़ी नुकसान होने से बचता है। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ आप जैसे रहती हो वैसे ही रहिए और अब मैं कभी किसी बात पे नहीं करूँगी। आज संध्या को समझ में आ गया था कि बुजुर्गों का घर में क्या स्थान है और उनके बिना घर चलाना कितना मुश्किल है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी।